हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन क्लास में। आज से मैं आपकी ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे पता है कि टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लगभग 3 से 4 दिन में मैं आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, लगभग मैं एक वीडियो के अंदर 3 से 4 जो टॉपिक है वो लेकर आ रही हूँ। और इन 3-4 टॉपिक में ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रश्न जो छोड़ दूँ। अभी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को लेकर वो सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड कर लिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कहीं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बीकानेर, सर्वाधिक करता है जैसलमेर। कुछ सामान्य जानकारियाँ है जो आपको याद रहनी चाहिए कि राजस्थान के 4 जिले जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कितनी कितनी बनाती है ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जो सबसे ऊपर है 210, जो गंगानगर है कितनी बनाता है 210, बीकानेर बनाता है 168, जो जैसलमेर है बनाता है 464, 646। ठीक है, 464 और 228 बनाता है बाड़मेर। ठीक है, तो इनको अवरोही क्रम में भी जमवा सकते हैं, आरोही क्रम में भी जमवा सकते हैं जो सीमा बनाने के हिसाब से, और सुमेलित करने के लिए भी पूछ सकते हैं कि किसकी कितनी सीमा है। ठीक है, तो आप चारों अच्छे से याद रखना। लगभग राजस्थान के आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो 33 जिले हैं 33 में से राजस्थान के 25 जिले जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 8 जिले जो है किसी भी ना तो अंतर्राज्यीय बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। इन 25 में से भी 23 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, जैसे ऊपर श्रीगंगानगर और नीचे बाड़मेर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए। कम से कम ये सामान्य फैक्ट तो अपन को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो देखिए, एक तो है उत्तर से दक्षिण और एक है पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। दोनों का डिफरेंस पूछ ले कि उत्तर से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो अंतर कितना है इनके विस्तार का, तो कितना है 43 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर था उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है तो कितना हो जाएगा 826 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो 869 किलोमीटर। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, सबसे पहले हो जाएगा धौलपुर, फिर अजमेर, फिर पाली और फिर जैसलमेर। तो 4-3-2-1 इसका आंसर हो जाएगा, 4-3-2-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मावृत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र में एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ता है? तो ब्रह्मावृत की जो भूमि है वो उत्तरी भाग से जोड़ता है। ठीक है, मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी करवाई है, एक टॉपिक को मैंने एक पेज में करवाया है। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसको एक पेज में समेटना, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूट जाए, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए एक पेज में समेटना, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में वो मैंने हमारे वीडियो के अंदर करवाया है। तो एक बार आप जाकर देखना जरूर, अगर आपको पसंद आए तो अच्छा है, क्योंकि चीज़ें एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम में जब हम देखने बैठते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ देखने में परेशानी होती है। तो वो एक एक जो पेज के नोट्स है वो आपकी बहुत सहायता करेंगे एग्जाम के लास्ट टाइम में, जिससे आपका कंप्लीट जो रिवीजन है वो लगभग ज्योग्राफी 5 से 7 पेज में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार जाके जरूर देखना, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है राजस्थान के जो पुराने नाम है वो भी मैंने उसके अंदर फर्स्ट ही जो वीडियो है उसके अंदर करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ? अलवर में है। और जो महाभारत महाकाव्य है उसमें विराटनगर है, बेराट, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं, बेराट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो किस में है? बाड़मेर में है, और एक कौन सा है? श्री गंगानगर। दोनों याद रखना है, श्री गंगानगर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से असुमेलित करना है। ठीक है, ये दे रखा है अपना अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दे रखा है। तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखते हैं। बांसवाड़ा के 23 डिग्री 30 मिनट से 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट श्री गंगानगर है। ठीक है, और इधर से हम देखेंगे तो जैसलमेर का है 69 यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर इधर है 78 डिग्री और 17 मिनट। कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। तो नीचे से देखेंगे बांसवाड़ा से श्रीगंगानगर और इधर से जैसलमेर से धौलपुर। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा के अंदर 23-3 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जैसलमेर के अंदर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। धौलपुर के अंदर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सही है। गंगानगर में 30 डिग्री 21
21 नहीं, क्या है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर मैंने बताया कितना है, 43 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन जो है हेरोन महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हेरोन महोदय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और कर्क रेखा हमारे बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो कहाँ चमकेगा? बांसवाड़ा पर। और सबसे तिरछा कहाँ चमकेगा? श्रीगंगानगर के अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जोधपुर की आकृति मयूराकार है, सही है। सीकर की आकृति क्या है? अर्धचंद्राकार, ये भी सही है। जैसलमेर की आकृति तिलक के समान है, तिलक के समान किसकी है? राजसमंद की है। ठीक है, और करौली की आकृति बतख के समान है। तो एक बार जो हमारे राजस्थान के जो जिले हैं उनकी आकृति जरूर देख के जाना, जैसे दौसा के धनुष के आकार की है और भी है, तो आप एक बार देख के जरूर चले जाना, क्या पता उनमें से क्वेश्चन आ जाए। जैसे आजकल ये क्वेश्चन पूछते कम है। निम्न में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो मैंने बालू का स्तूप करवाया उसके अंदर, मरुस्थल के अंदर, और बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी बताई है बालू का स्तूपों के याद करने की, तो एक बार उनको देख लेना, बालू का स्तूप और जिलों को याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो बालू का स्तूप में प्रचलित पवन की दिशा में यानी कि रेखीय, पवन रेखीय। ठीक है, पवन रेखीय यानी कि पवन की दिशा के अंदर जो विकसित होते हैं वो होते हैं सीफ। सीफ को एक और कहते हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि पवन की दिशा में जो है वो हो जाएंगे अनुदैर्ध्य। ठीक है, और एक आते हैं अनुप्रस्थ, यानी कि पवन की दिशा के समानांतर, यानी कि ऐसे पवन चल रही है उसके समानांतर जो विकसित होंगे वो कौन से होंगे? अनुप्रस्थ। ठीक है, और पैराबोलिक जो है राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक जो पाए जाते हैं, कौन सा प्रकार है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है बालू का स्तूप का? वो है पैराबोलिक, जिसे कहते हैं पिन के आकार का, हेयर पिन के आकार का कौन सा बालू का स्तूप है? तो पैराबोलिक। ठीक है, बरखान, जिसे तारा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में बांका पट्टी की समस्या ग्रसित है, तो बांका पट्टी की समस्या जो है फ्लोराइड की वजह से ग्रसित है, और मैंने आपको 3 पट्टियाँ बताई थी। एक तो जिप्सम पट्टी बताई थी बीकानेर से नागौर के बीच में, फिर नागौर से अजमेर के बीच में फ्लोराइड युक्त बांका पट्टी, और फिर अजमेर से राजसमंद के बीच में ग्रीन फायर बेल्ट यानी कि पन्ना पट्टी। ठीक है, तो तीनों पट्टियाँ याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क, ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा जैसलमेर की और भी विशेषता याद रखेंगे, जैसे खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। इसके अलावा याद रखेंगे आप जुरासिक के जो अवशेष मिले वहाँ पे कहाँ मिले? जैसलमेर के अंदर मिले। और एक जो है चांदन नलकूप, ठीक है, चांदन नलकूप। एक जो है भूगर्भीय जल पट्टी, वो भी कहाँ मिली है? जैसलमेर के अंदर मिली है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है और कुछ विशेषताएं जैसलमेर की जो आप याद रखेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पश्चिमी रेतीला मैदान तैतीस महासागर का अवशेष है। मैंने बताया था 2 तो तैतीस महासागर के अवशेष है, 2 तैतीस के अवशेष है और 2 कौन से? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो जो पर्वत और पठार है, पर्वत प्लस पठार जो है वो तो गोंडवाना के भाग हो जाएंगे, और जो मैदान और रेगिस्तान है, मैदान और रेगिस्तान मतलब कि मरुस्थल, ये किसके भाग हो जाएंगे? 33 के। ठीक है, और काल पूछ ले तो ये दोनों प्लिस्टोसिन काल के हो जाएंगे, प्लिस्टोसिन। ठीक है, प्लिस्टोसिन काल के हो जाएंगे कौन कौन से? मैदान और जो रेगिस्तान है, ये दोनों प्लिस्टोसिन काल के हो जाएंगे। ठीक है, और जो पर्वत है वो प्री कैम्ब्रियन काल का हो जाएगा, और जो ये पठार है वो कौन से? क्रिटेशियस काल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन सही हो गया। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला कैसी है? अवशिष्ट है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की है और अवशिष्ट श्रृंखला है। ठीक है, पर दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना का भाग है, बिल्कुल सही है। और सिंधु नदी के द्वारा उत्तरी पूर्वी मैदान का निर्माण किया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न कथनों में से विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लूणी बेसिन को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ में है, बिल्कुल सही है। गग्गर मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित, बिल्कुल सही है। उपयुक्त तीनों सही हो जाएंगे। उदयपुर की और भी आकृति आप याद रखेंगे, जैसे देश हरो है, जरगा और आगा के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? देश हरो है। गिरवा हो जाएगा, ये दोनों उदयपुर में है। एक याद रखेंगे मेवल जो है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसके जो पहाड़ी है उनको मेवल कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे भाकर, ठीक है, भाकर। ठीक है, भाकर जो है पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहता है? भाकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बा बोल्डर वेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बा बोल्डर वेट जो है ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है जोधपुर के अंदर, और ये किस काल की है? पर्मिनियन काल की है, पर्मिनियन। ठीक है, पर्मिनियन काल की है।
ठीक है। निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान के बांगर में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बांगर मतलब कि शेखावटी, तो शेखावटी गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाता है। लूणी बेसिन क्षेत्र सही है। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र बिल्कुल सही है। आंतरिक प्रवाह का होने के कारण वहाँ पर खारी झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, तो नमकीन झीलों का क्षेत्र है। छप्पन का मैदान जो है बांगड़ का हो जाएगा, बांगर का नहीं बल्कि बांगड़ प्रदेश यानी कि जो नीचे का डूंगरपुर बांसवाड़ा है, माही नदी जो क्षेत्र है उसका भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालुका स्तूप का कौन सा प्रकार नहीं है? तो सीफ मैंने भी बताया, जिसे अनुदैर्ध्य भी कहते हैं। बरकान जिसे तारा बालुका स्तूप भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला पैराबोलिक है, बजाता नहीं है। ठीक है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो मैंने ट्रिक बताई थी कि मोहन की सूरत पोखर में तारे जैसी दिखती है। ठीक है, तो तारा बालुका स्तूप मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर सूरतगढ़ श्री गंगानगर सूरतगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ यानी कि जो पवन है उसके समकोण पर बनते हैं। ठीक है, तो कौन से? बरखान और पवन विमुख भी इनको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप का क्या नाम है जो थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से जोड़ता है? तो एक तरफ थार का रेगिस्तान और एक तरफ चंबल घाटी, और इनके बीच में कौन सा है? अरावली प्रदेश है। ठीक है, तो इसके बीच में आ जाएगी अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना है? तो क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने एसडीटी ले लिया, 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, निम्न में से, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बरखान झील नहीं है, मैंने भी बताया। बरखान क्या है? तारे के समान की आकृति वाला बालुका स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट है लाठी सीरीज जो है, मैंने बताया भूगर्भीय जलपट्टी कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर, और यहीं पर क्या है? चांदन नलकूप है। ठीक है, इंसिलबर्ग आबू पर्वत खंड है, बिल्कुल सही है। और इंसिलबर्ग जो है एक जगह जो बालुका स्तूप है, इनका प्रकार भी है। ठीक है, प्लाया शुष्क झीलें होती है जो कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्न तथ्यों का परीक्षण करें। ठीक है, थार के मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं, यानी कि दो बालुका स्तूप है, इनके बीच के अंदर जो बिल्कुल गहरे जो गर्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? मरहो कहलाते हैं। ठीक है, उत्खात स्थलाकृति जो चंबल बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में डोरा पर्वत अरावली का हिस्सा है, भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। और चीज़ें याद रखेंगे आप, चंबल बेसिन से संबंधित 4 शब्द याद रखिएगा, वो 4 शब्द जहाँ दिख जाए वहाँ चंबल बेसिन कर देना। एक तो उत्खात स्थलाकृति, एक अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन कर देना, एक उत्खात, एक बीहड़। ठीक है, बीहड़, और एक अधः अंत प्रवाह क्षेत्र, अधः प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, अधः प्रवाह क्षेत्र, ये शब्द जहाँ दिख जाए ना वहाँ पर क्या करोगे आप? चंबल बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, मैंने अरावली का सिर्फ एक आधा पेज ही कह लीजिए आप, सिर्फ आधे पेज के अंदर अरावली करवाई थी, और उसको मैंने मैप से बहुत अच्छे से समझाया था। उसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, सिर्फ एक लाइन की ट्रिक है, और उस एक लाइन की ट्रिक के अंदर लगभग 20 से 25 चोटियाँ मैंने आपको याद करवाई थी। ठीक है, पक्का है कि उस 20-25 चोटियों से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। तो कम से कम आपको अगर इसे सुमेलित करने के लिए, जमाने के लिए आरोही अवरोही में दे दे तो क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा। तो एक बार वो ट्रिक जाकर जरूर देखना, जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और ट्रिक मैं वो यहाँ पर भी बता देती हूँ। ठीक है, थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि लिखने की थोड़ी समस्या रहती है यहाँ पर, फिर भी मैं बता देती हूँ कि गुरु से दिल जरा अकल से लगा, यहाँ आएगी नहीं। ठीक है, अकल से लगा, गुरु से दिल जरा अकल से लगा, मैं बोल देती हूँ। गुरु से दिल जरा अकल से लगा, नीचे कहाँ लिखूँ? गुरु से दिल जरा अकल से लगा, धुन में रघु ऋषि की कसम खा सितारों के नभ में बाबा रोज बैठे। ठीक है, रोज बैठे, इसको थोड़ा सा आप वहाँ जाकर एक बार वीडियो में जाकर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये सिर्फ एक लाइन के अंदर है ट्रिक। ठीक है, और उस एक लाइन में 20 से 25 चोटियाँ है। ठीक है, तो एक बार वहाँ से देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा जरगा के बाद में रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ठीक है, निम्न में से असुमेलित है। तो उड़िया का पठार का है, माउंट आबू के अंदर है। भाकर पूर्वी सिरोही, मैंने बताया कि जो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ उनको क्या कहते हैं? भाकर। लसाड़िया का पठार राजसमंद के अंदर नहीं, कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगोंदा के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्न में से कौन सी तथ्य सत्य है? ठीक है, इसका निर्माण प्रीकैम्ब्रियन काल में, और बिल्कुल सही है। अवशिष्ट पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है, सही है। उपरोक्त सभी सत्य है। ठीक है, त्रिकुट, नाकोड़ा, पहाड़िया, ये क्रमशः कौन कौन से जिलों में है? तो त्रिकुट जो है ये तो जैसलमेर में है, और नाकोड़ा जो है कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालानी पहाड़ी में स्थित है, तो मालानी पहाड़ी जो है जालौर और बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? जालौर और बाड़मेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? तो नागौर उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है वो है 300 से 500 मीटर। कितनी है? नागौर उच्च भूमि की 300 से 500 मीटर है। और ये नागौर उच्च भूमि जो है अर्धशुष्क प्रदेश का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है, तो डंग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक और याद रखिएगा आप, कंदरा, राष्ट्रीय कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये दोनों ही जो है, इन दोनों के जो जिले हैं वो सेम है। मैंने चीज़ें वहाँ पर भी बताई जब मैंने वीडियो में पढ़ाया था कि डांग क्षेत्र और डंग नहीं, ये डांग है। ठीक है, और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है, ये कंदरा विकास क्षेत्र कार्यक्रम 1989 का है, और ये जो है ये 2004 का है। ठीक है, 2004 का है। इन दोनों के अंदर ही 4 जिले, मतलब कि भरतपुर संभाग के 4 जिले प्लस कोटा संभाग के 4 जिले, मतलब कि टोटल 8 जिले हैं। दोनों के अंदर कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कौन से कितने संभाग है? 2 संभाग है, भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और दोनों ही जो है, जो कंदरा या जो बीहड़ क्षेत्र है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, उनके जो डाकू वगैरह है, जो अपने सामाजिक, उनको वापस सामाजिक के रूप में लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारां। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर संभाग की जिले भी आप अच्छे से याद रखेंगे, और कोटा की भी। ठीक है, और ये 1989 का है, ये 2004 का है। ठीक है, 2 संभाग याद रखिएगा, 8 जिले याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान सीमा भ्रंश में से नहीं गुजरता है, तो महान सीमा भ्रंश जो है वो कोटा से गुजरता है। ठीक है, सवाई माधोपुर से गुजरता है, धौलपुर से गुजरता है, ये उदयपुर से नहीं गुजरता है। ठीक है, और एक और याद रखिएगा, बूंदी। ठीक है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में उपरमाल, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर, परवेरिया, शिवपुरी, देबारी, सुरा, ये सब क्या है? ये सब मध्य अरावली के दर्रे हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कौन से अरावली के? मध्य अरावली के दर्रे। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब भी ऑप्शन आएगा तो उसमें दर्रे देंगे, ऑप्शन 3 देंगे, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिण अरावली। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तरी अरावली में किसी भी प्रकार का कोई दर्रा नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन या तो मध्य अरावली बचेंगे या दक्षिणी अरावली बचेंगे। ठीक है, तो ये जो दर्रे हैं ये किसके? मध्य अरावली के दर्रे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दर्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? और रामगढ़ जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है? रामगढ़ की जो घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर है? बारां के अंदर है। ठीक है, तो बूंदी के अंदर आडावाला पर्वत, बारां के अंदर रामगढ़ की पहाड़ियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो सिरोही से गुजरता है, भीलवाड़ा से गुजरता है, कोटा से गुजरता है, झालावाड़ से नहीं गुजरता है। ठीक है, बाप ओल्डस किस युग का है? तो परमिनियन कार्बोनिफेरस युग का है। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जिंदौली सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ब्यावर है, अजमेर है, पिसांगन है, कपासन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नए प्रकार के, थोड़ा सा याद रखिएगा। 12 जिले में पूर्व से पश्चिम स्थित घोड़े की नाल के आकार की रामगढ़ पहाड़ियाँ जो है वो शाहबाद उच्च भूमि में है। कहाँ पर है? बारां के अंदर। ये भी पूछ सकते हैं कि शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र का है, तो बारां के अंदर है। ठीक है, बनास बेसिन का विस्तार है। बनास बेसिन का विस्तार जो है कहाँ कहाँ पर है? टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और क्या ऑप्शन है? टोंक और जयपुर। तो इसका जो आंसर माना गया था वो था टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छप्पन का मैदान स्थित है, तो छप्पन का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। कांठल प्रदेश या कांठल का मैदान का है? तो सिर्फ प्रतापगढ़ के अंदर आएगा। ठीक है, सिर्फ प्रतापगढ़ के अंदर। और छप्पन का मैदान पूछे तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति नालीनुमा अपर्दन बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने बताया चंबल बेसिन। डांगलैंड किसका भाग है? तो डांगलैंड यानी कि जो
नदी बेसिन है कौन सी, चंबल वाली नदी। तो चंबल नदी जो है उसके क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहते हैं। और ये किसका भाग है, तो ये भाग है हम किसे कहते हैं, करौली डांग, इसको रानी, डांग की रानी किसको कहते हैं, डांग की रानी किसको कहते हैं, करौली को कहते हैं। तो ये किसका भाग है, करौली पठार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। देखिए मालपुरा करौली का मैदान जो है बनास नदी बेसिन का भाग है। और पूछ ले कि किस किस के मध्य है, तो बनास प्लस बाणगंगा के मध्य स्थित है, बाणगंगा के मध्य स्थित है। मैंने कुछ शब्दावलियाँ लिखवाई थी जब मैंने पढ़ाया था, जैसे बनास, मालपुरा करौली का मैदान है, रोही का मैदान है, खेराड़ प्रदेश है, पिडमांड का मैदान है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एक बार जाकर जरूर देखना। रोही का मैदान बनास और यमुना के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। और ये किन किन जिलों में, तो ये इन तीनों जिलों के अंदर है, जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर। ठीक है, रोही का मैदान किन किन नदियों के बीच में, बनास और यमुना के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, बनास और यमुना नहीं है, ये गलत है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। बाणगंगा और यमुना के बीच में। ठीक है, बाणगंगा और यमुना के बीच में कौन सा, रोही का मैदान। ठीक है, पिडमांड का मैदान किन किन के बीच में है, तो पिडमांड का जो मैदान है, पिडमांड का मैदान जो है ये राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। ठीक है, डंग गंगधर उच्च भूमि क्षेत्र कहाँ है, तो डंग गंगधर प्रदेश कहाँ है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कुबड़ पट्टी मैंने बताया अजमेर नागौर के बीच में, जिप्सम पट्टी बीकानेर नागौर के बीच में, पन्ना पट्टी अजमेर और राजसमंद के बीच में, इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं है। ठीक है, विंध्य कगार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो विंध्य कगार जो है ये बालुका पत्थर से निर्मित है। अरावली किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट से निर्मित है। ठीक है, राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है, कोटा से लेकर, कोटा और झालावाड़ के बीच में, सॉरी हाँ, कोटा और झालावाड़ के बीच में कौन सी, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के किस भूआकृति प्रदेश का अधः प्रवास क्षेत्र है, तो मैंने बताया दक्षिण यानी कि हाड़ौती का पठार कह लीजिए। ठीक है, चंबल घाटी प्रदेश कह लीजिए और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध किससे है, क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। मरुस्थल का प्रयाण किसे कहते हैं, कि मरुस्थल का जो विस्तार है इसे कहते हैं मरुस्थल का प्रयाण। ठीक है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई। ठीक है, राजस्थान के जिले में से कितने जिले मरुस्थलीय है, तो 11 जिले आंसर दे रखा था, 11 जिले कितने हैं, मरुस्थलीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल में डांड के नाम से क्या जाना जाता है, तो चंद्राकार जो बालुका स्तूप के गर्त होते हैं, जिन्हें हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मरहो। ठीक है, उन्हें किस और अन्य नाम से जाते हैं, डांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान राज्य का कितना भाग जो है मरुस्थलीय है, तो राजस्थान राज्य का जो 2/3 भाग जो है मरुस्थलीय है। ठीक है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले ही आ जाता है। ठीक है, राजस्थान में सामान्यतः मानसून का जो प्रवेश माना जाता है वो 25 जून माना जाता है। ठीक है, और ये जो इसका आंसर है इसका हो जाएगा पाली। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, आंशिक सिंचित क्षेत्र 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, आपको 10 के 10 बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सामान्य रूप से समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे मैंने नीचे लगाया नंबर 1। ठीक है, वो ये है 1C। देखिए जो 1 वाला है उसमें 3 पार्ट है, 1A, B और C। ठीक है, तो 1A जो है ये हो जाएगा नीचे, यहाँ पर ऊपर वाला जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है ये हो जाएगा 1B। ये है अपना बाड़मेर और थोड़ा सा इसमें जोधपुर का हिस्सा था। ठीक है, फिर इधर जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जो है इसका, ये तीनों मिलाकर हो जाएंगे 1C। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आंशिक सिंचित क्षेत्र, सबसे बड़ा भी है ये। और ठीक है, इसे कहते हैं आंशिक सिंचित क्षेत्र, जबकि ये जो है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला इसे कहते हैं सिंचित क्षेत्र, और ये वाला जो है इसे कहते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके बीच में सेकंड वाला जो है, सेकंड A और B। ठीक है, सेकंड A और B जो है ये ऊपर वाला जो अंतर प्रवाह क्षेत्र जो शेखावटी प्रदेश है इसको हम सेकंड A नाम देंगे, और नीचे जो गोडवाड़ क्षेत्र है लूणी नदी का क्षेत्र इसे हम सेकंड B नाम देंगे। ठीक है, तो मरुस्थल जो अरावली है, अरावली के पश्चिम में कितने हो गए, ये 5 हो गए। ठीक है, एक 1ABC, फिर 2A और B। ठीक है, ये 5 तो अच्छे से याद रखिएगा, फिर अगली नेक्स्ट में 5 और याद करवा दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान के निम्न में से कौन सा जलवायु
का प्रकार नहीं है। ठीक है, जलवायु का कौन सा प्रकार है? तो कोपेन ने 4 बताए थे। इसको कोपेन का देख लेते हैं, क्योंकि कृषि जलवायु का जो है वो अलग से जब हम कृषि पढ़ेंगे तब उसके अंदर विस्तृत उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कोपेन का। कोपेन का है सबसे पहले ये वाला जो सबसे सुदूर पश्चिम वाला एरिया है, जिसके अंदर जो गंगानगर वाला जो हिस्सा है वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, गंगानगर, जैसलमेर, ठीक है, इधर बाड़मेर का हिस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा जोधपुर का हिस्सा आ जाएगा। तो ये जो सुदूर पश्चिम वाला एरिया है इसको कहते हैं BWHW। ठीक है, इसके बीच वाला जो हिस्सा आता है, ठीक है, जिसके अंदर शेखावटी प्रदेश आएगा, गोडवाड़ प्रदेश आएगा, ऊपर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आएगा, इसे कहते हैं BSHW। ठीक है, इसके अलावा जो ये पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान प्लस यहाँ तक भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तक लेकर ये हो जाएगा CWG। और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला है, और एक माउंट आबू, सिरोही नहीं आएगा। ठीक है, सिरोही तो किस में आएगा? CWG में। जबकि माउंट आबू वाला क्षेत्र प्लस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र प्लस हाड़ौती, ये सब किस में आएंगे? AW के अंदर। ठीक है, ये से थोड़ा सा आप सामान्य याद रखिएगा। तो पूछा कि निम्न में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये दूसरा नहीं है। बाकी ठीक है, BWHW है, इसकी जगह क्या है? BWHW है, BSSW, इसे स्टेपी तुल्य भी कहते हैं। BSHW है ना, तो एस से याद रखेंगे, स्टेपी तुल्य। ठीक है, स्टेपी तुल्य। और ये जो ए वाला है इसको कहते हैं सवाना तुल्य, सवाना तुल्य। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। तो किसके द्वारा विभक्त किया गया था? योजना आयोग के द्वारा विभक्त किया गया था। ठीक है, भारत को। और राजस्थान को कितने में? 10 में। ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की पाई जाती है? तो मैंने कहा स्टेपी है, तो थोड़ा सा एक सामान्य नक्शा याद रखिएगा। कुछ जिले, बिल्कुल जिले एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, सामान्य याद रखेंगे। पश्चिम में BWHW है, बीच वाले जो है उसमें BSSW है, अरावली के इधर इधर। फिर अरावली वाले जो है उसके अंदर कौन से आ जाएंगे? बीच में CWG आ जाएंगे, बीच वाले AW, नीचे वाले साउथ वाले AW के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे सामान्य चीज़ें से याद रखेंगे तो सही ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा। ठीक है, तो स्टेपी पूछा है, स्टेपी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? तो जालौर आ जाएंगे, बाड़मेर आ जाएगा और जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की पाई जाती है? AW। इसके अलावा माउंट आबू याद रखिएगा और एक हाड़ौती प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से कितने % कम हो? 50% कम, 50% से अधिक होती है। कमी कितनी है? 50% से भी ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार सामान्य वर्षा 51% है, उससे अधिक की वर्षा की कमी होने पर उसे कौन सा सूखा कहते हैं? तो उसे भयंकर सूखा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे गए थे बीच में। राजस्थान के लिए कहावत है, अकाल से संबंधित है कि तीजो कुरियो और आठवों काल। इसमें कुरियो का संबंध किससे है? तो इसे अर्धकाल कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। तो शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागर और काला सागर, जो भूमध्य सागर जो है, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इनमें उठने वाले जो चक्रवात होते हैं जो शीतकालीन वर्षा करते हैं, शीतकालीन वर्षा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और ये जो रबी की फसल है, रबी की फसल जो होती है इसके लिए लाभदायक होती है, विशेषकर गेहूँ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन और इन्हें क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो श्री गंगानगर किस में है? तो मैंने बताया ये BWHW के अंदर आता है। ठीक है, जबकि हनुमानगढ़ किस में आएगा? PSHW में। निम्न में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ठीक है, अक्षांशीय स्थिति करती है, बिल्कुल करती है। अरब सागर से दूरी करती है, बिल्कुल करती है। ऊंचाई नहीं करती। ठीक है, उच्चावच विशेषताएं करती है, देशांतरी स्थिति नहीं करती। ठीक है, राजस्थान की औसत वर्षा है, तो औसत वर्षा 56 से 58 और लगभग 57, 51। ठीक है, 57.51% मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समवर्षा रेखा जो राजस्थान पर लगभग 2 समान भागों में बांटती है, तो कौन सी बांटती है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, थोर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का कौन सा करता है? थोर्नवेट का देख लेते हैं एक बार हम सामान्य। ये थोर्नवेट का है। ठीक है, थोर्नवेट के अंदर एक तो सामान्य याद रखिएगा बिल्कुल, जैसलमेर और बीकानेर, ये 2 जिले सामान्य याद रखेंगे। EEAD। ठीक है, EAD, ये लास्ट का हटा दिया। अब हम ये बच गए 3। ठीक है, इसमें से सबसे नीचे रखेंगे CAW। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर जो मैंने आपको जो बताए थे AW वाले, वहाँ पर आप रख देंगे CAW। जो AW वाले थे वो आप CAW के अंदर कर देंगे, और जो ऊपर वाले जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ बताए थे उनको आप कर देंगे DB
डब्ल्यू, ठीक है। और बचा जितना भी क्षेत्र है ये सब आ जाएगा डी ए डब्ल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है, तो EAD करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, तो 30 से 40 सेंटीमीटर होगी तो क्या होगा, सूखाग्रस्त घोषित होगा। सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग कौन सा है, तो आपदा और प्रबंधन राहत विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सत्य की पहचान कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, बिल्कुल सही है। कि अगर आप ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है, और इधर से देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ठीक है। तो अगर सामान्य हम देखेंगे तो पूर्व से दक्षिण, पूर्व से दक्षिण, पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, दक्षिण से उत्तर की ओर मात्रा घटती है, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 59 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बिल्कुल 49, ठीक है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सत्य है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर रेत की अधिकता प्लस वनस्पति की कमी प्लस एक बिल्कुल साफ आसमान, ये सब जो है, ये सब दैनिक तापांतर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ये कोपेन है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। कोपेन, ये कोपेन है, ठीक है। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती, तो झालावाड़ में पाई जाती है, ठीक है। चित्तौड़ में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, चित्तौड़ में पाई जाती है, सिरोही में नहीं पाई जाती है। मैंने कहा था सिरोही किस में आएगा, बीच में BSW में आएगा, जबकि माउंट आबू जो है ये आएगा AW के अंदर, ठीक है। पूर्वई से तात्पर्य है, तो पूर्वई से तात्पर्य क्या है कि हवा पूर्व की ओर चल रही है। हवा किस ओर चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है, पूर्व से आ रही है और पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो EAD पूर्वी नहीं बल्कि कहाँ पर, EAD जो है बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। BW उत्तरी राजस्थान में, DW मध्य राजस्थान में और CW दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। ये आप सामान्य ये भी याद रख लेंगे ना, तो आपका इससे थॉर्नवेट से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है, तो रेतीला और अर्ध शुष्क, यानी कि जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटने वाली रेखा पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई महीने में 999 मिलीबार समताप रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो 999 समताप रेखा जो है ये गुजरती है जालोर, पाली और अजमेर से, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इधर से देख लेते हैं, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ठीक है, इससे गुजरती है 997, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से 997। इसके बाद में बाड़मेर, नागौर, चूरू और जोधपुर, इससे गुजरती है 998, ठीक है। और जो जालोर, पाली, अजमेर, इससे 999 और नीचे सिरोही, उदयपुर और झालावाड़ वाला है उससे 1000, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर इसको मैप में देखेंगे तो ये ऐसे गुजर रही है, ठीक है। यू, फिर यू, फिर यू और फिर ये नीचे यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन वर्षा मावठ होती है, तो मैंने बताया पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। कहाँ से उठती है, भूमध्य सागर से, और किसके लिए, रबी की फसल के लिए उपयोगी, ठीक है। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेशनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, क्या नाम है इसका, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और इसका प्रादेशिक केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका प्रादेशिक केंद्र स्थित है जोधपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मैंने बताया सवाना प्रकार की कहाँ पाई जाती है, AW के अंदर। और स्टेपी तुल्य पूछेगी तो BSHW, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जो है जोधपुर में स्थापित किया गया। डेट याद रखिएगा 1959। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दाई मतलब ये डाई है, ठीक है। डाई नदी, डाई अजमेर में बिल्कुल सही है, बाणगंगा जयपुर में सही है, कांकणी जो है जैसलमेर की बिल्कुल सही है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है कांकणी, ठीक है। और वात्रक ये बांसवाड़ा की गलत हो जाएगी, ठीक है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, तो जल उपलब्धता पूछ रहा है ये, या फिर ये सतही जल कहते हैं, तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है कि सतह पर जल बनना
मालू। सतह पर चल बनना मालू। तो सतह पर यानी कि सतही जो जल है या फिर जल उपलब्धता के लीजिए, तो चल से हो जाएगा चंबल, बना से बनास, माँ से माही और लू से लूणी। ये इसका क्रम रहेगा चारों नदियों का। और इसमें दूसरे नंबर की पूछिए तो कौन सी हो जाएगी, बनास नदी, पहले पर चंबल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है बनास। ठीक है। इसके अलावा अगर एक नदी और याद रखेंगे आप, चंबल। ठीक है, चंबल और बनास। तो अभी चंबल नहीं है ऑप्शन में, तो आप बनास याद रखेंगे। ठीक है। माही नदी के बाई किनारे की सहायक नदी है। बाई किनारे की सहायक नदी पूछिए तो कौन सी हो जाएगी, चाप। निम्न में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी जालौर में नहीं बहती है, बांडी बहती है। ठीक है, लूनी बहती है, सूखड़ी बहती है, मैनाल नहीं बहती है। ठीक है, मैनाल कहाँ जाएगी, भीलवाड़ा में। ठीक है। निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उत्गमित नहीं होती है। तो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होती, जोजड़ी। ये कहाँ से होती है, जोधपुर से, सॉरी नागौर से निकलती है। ठीक है, और जोधपुर में आके फिर लूनी में मिल जाती है। ठीक है, बाकी ये तीनों अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है। तो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। और भी नदियों के जो किनारे जो है, जैसे आहू काली सिंध नदियों के किनारे गागरोन है। ठीक है, और काली सिंध और परवन के मनोहर थाना दुर्ग है। ठीक है, परवन के ऊपर एक शेरगढ़ किला है परवन नदी के किनारे। तो ऐसे जो नदियों के किनारे जो दुर्ग है, विशेषकर वो याद रखिएगा। बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है। तो बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम कौन सी है, घग्गर नदी। ठीक है, अच्छा सॉरी, बीकानेर से तो कोई नदी नहीं है, बीकानेर प्लस चूरू। ठीक है, बीकानेर और चूरू से कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, साबरमती है। ठीक है, माही है, लूणी है, तीनों ही है। और तीनों के ट्रिके, मतलब जिनके सहायक नदियों के ट्रिके मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी ट्रिके हैं, और उसमें उनकी सारी सहायक नदियों के नाम है, तो एक बार जाके जरूर देखना। निम्न में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। तो सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना हुआ है, तो जालौर का किला बना हुआ है। सूखड़ी नदी कहाँ की है, जालौर की है। तो वैसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जालौर का किला। ठीक है। माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का जो किनारा है वो प्रतापगढ़ के अंदर क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी जावर की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और माही नदी, ये गलत हो गया, माही नदी खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती, मेहंद झील से निकलती है। मेहंद झील एमपी से निकलती है। ठीक है, गलत हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। ठीक है, तो ये दे रखी थी। इसमें से लीलड़ी, इसका आपको पता है कि ये लूणी की सहायक नदी है, तो ये बाहर निकाल लेंगे तो बच्ची तीनों जो नदियाँ है ये सब किस में गिरती है, जैसलमेर बेसिन में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है। तो वन की आशा इनमें से किसको कहते हैं, बनास को कहते हैं। ठीक है, बनास की त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों पर होता है। तो देखिए, बनास के अंदर 3 त्रिवेणी संगम है। एक तो राजमहल टोंक के अंदर है, राजमहल टोंक के अंदर है। सबसे पहले स्टार्ट से देखते हैं हम। सबसे पहले बिगोद के अंदर, ये बिगोद ही है। ये बिगोद जो है, इसमें बेड़च, मैनाल और बनास। ठीक है, बेड़च, मैनाल और बनास। और कहाँ पर ये बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर तो पहला हो जाएगा। एक है राजमहल टोंक के अंदर, इसमें डाई खारी और प्लस बनास। ठीक है, बनास तो साथ में होगी सही। और एक आती है रामेश्वरम, कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसके अंदर आ जाएगी बनास, चंबल और सीप। ठीक है, ये तीनों त्रिवेणी संगम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कोई सा भी सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं और अलग भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न से कौन सा तथ्य गलत है। तो लंबाई के संबंध में देख लेते हैं। लूणी 495 किलोमीटर, ठीक है। चंबल 1050 किलोमीटर, बनास 512 किलोमीटर। माही का गलत है। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मैंने ऐसे कैसे ले लिया, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो 12 में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो 12 के अंदर जो है कुराल नदी जो है, ये 12 में प्रवाहित नहीं होती। कुराल नदी जो है आप याद रखेंगे, बूंदी के अंदर प्रवाहित होती है। कहाँ पर होती है, बूंदी में। बाकी कोनो, पार्वती और परवन, ठीक है, तीनों ही कहाँ होती है, 12 के अंदर होती है। परवन नदी के ऊपर 2 है, एक तो मनोहर थाना दुर्ग जो परवन प्लस काली सिंध के किनारे है, और एक शेरगढ़ दुर्ग जो है परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन बेडस नदी के संबंध में सही नहीं है। तो बेडस नदी के संबंध में देखते हैं, बेडस नदी ये वही है जो उसमें झील में गिरने के बाद पहले आयड होती है, फिर झील में गिरने के बाद क्या कहलाती है, बेडस नदी कहलाती है। ठीक है, ये गोगुंदा पहाड़ियों से उत्क्रमित होती है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। ठीक है, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, ये गलत हो जाएगा। बेडस जो है ये भी हमने देखा था कहाँ पर, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर त्रिवेणी संगम के अंदर कहाँ पर मिलती है, बनास में मिलती है। बाकी तीनों सही है। ठीक है, गंभीर और इसकी सहायक है, गंगा नदी बेसिन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से सुमेलित है। तो सुमेलित देख लेते हैं, बिगोद भीलवाड़ा ये मैंने तीनों त्रिवेणी संगम लिख दिए। बनास, बेडस और मैनाल सही है। राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर बनास, चंबल और सीप है। ठीक है, सभी सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र जो है राजस्थान के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर बनाती है बनास। चंबल नदी का जल अपवाह क्षेत्र राजस्थान की कितना प्रतिशत है, तो 20.29% है। ठीक है, कुराल नदी का संबंध किससे है, तो कुराल नदी का संबंध अभी मैंने बताया किससे, बूंदी से। निम्न में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है। तो इसकी लंबाई 960 किलोमीटर, राजस्थान में मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है। ठीक है, राजस्थान से जो बाहर से नदियाँ बहती है जैसे माही है, तो ये उसमें सबसे लंबी है। ठीक है, चंबल नदी द्वारा यमुना के साथ संगम तक ये कुल क्षेत्र में हिमालय प्रदेश एमपी, ये हिमालय प्रदेश इसमें आता ही नहीं। ठीक है, एमपी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा इसका। बेराज मतलब कि बेड़ाच, कोठारी, खारी ये किसकी सहायक नदियाँ है, तो ये सब बनास की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सोम नदी बिछामेड़िया की पहाड़ियों से निकलती, बिल्कुल सही है। जाकम छोटी सादड़ी से निकलती, सही है। बाणगंगा सेबर की पहाड़ी से नहीं निकलती है। बाणगंगा जो निकलती है वो निकलती है बेराट की पहाड़ियों से। कहाँ से, बेराट की पहाड़ियों से। जबकि सेवर की पहाड़ियों से जो निकलती है वो है साबी नदी। ठीक है, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी से, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित कौन सी नहीं है, कांतली है। ठीक है, जिसे कहाँ पर है, सीकर के अंदर है। ठीक है, और कांतली नदी क्षेत्र जो है ये गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कांकड़ी जैसलमेर के अंदर हो जाएगी। ठीक है, मेडा है और डाई किसकी हो जाएगी, ये डाई अभी हमने देखा बनास की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा इत्यादि नामों से जानते हैं। तो ये किसको कहते हैं, बाण गंगा। और बनास को क्या कहते हैं, वन की आशा या वशिष्ठी। वन की आशा या वशिष्ठी किसको कहते हैं, बनास को। ठीक है, और ये कामधेनु किसे कहते हैं, चंबल को, कामधेनु। ठीक है, कुछ नदियों के नाम याद रखना। चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है, तो चंबल नदी जो है कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो गग्गर आंतरिक प्रवाह की कांतली है। सागी किसकी है, लूणी की सहायक नदी है। जबकि साबी किसकी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित नहीं है। अंतर्देशीय मतलब वही आंतरिक। तो सागी मैंने भी बताया, सागी तो किसकी है, लूणी की सहायक है, तो ये अरब सागरी हो जाएगी। बाकी रूपारेल, हकरा, साइबी को साबी भी कहते हैं। ठीक है, हकरा जो गग्गर क्षेत्र है, गग्गर नदी उसके क्षेत्र को हकरा कहते हैं। ठीक है, तो ये नदियाँ किससे हो जाएगी, आंतरिक प्रवाह से संबंधित हो जाएगी। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्य गग्गर नदी घाटी के किन क्षेत्रों में देखा जाता है। सूरतगढ़ में देखा जाता है, भोपाल में देखा जाता है, मानकेतर में देखा जाता है, सभी में देखा जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण के कारण समस्याओं का सामना कर रही है। तो ये कहाँ पर है, द्रव्यवती नदी जयपुर के अंदर है। और एक लूणी नदी का याद रखेंगे आप, जो बांडी नदी है, लूणी की सहायक नदी है बांडी, वो भी जल प्रदूषण के कारण चर्चा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया। ठीक है, तो ये 4 जो टॉपिक थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर स्थिति विस्तार आ गया, जलवायु आ गया, भौतिक विभाजन आ गया और अपवाह क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो फिर कल जो 4 और टॉपिक लेकर मैं कल कंप्लीट करवा दूँगी 4 टॉपिक, और उसके बाद में 1 या 2 दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।